प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम गद्य भाग हिंदी सर्जना का गद्य भाग शुरू करते हैं। उसका पहला पाठ है भय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, पहले कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। लेखक का परिचय क्या है उसके बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को एक युग प्रेता के रूप में या युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाओं के क्या नाम थे, उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ये सारे विषय जानने के हैं। तो सबसे पहले इनकी जन्म की बात की जाए। जन्म है वो किताब में गलत दिया हुआ है। इसका जन्म 4 अक्टूबर 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884। और किताब में क्या दिया हुआ है? 1886 दिया हुआ है। तो इस विषय को हमें याद रखना है कि 1884, 4 अक्टूबर 1884 को उसका बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। कहाँ पर? बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। वहाँ अगोना नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल थे और इनकी मृत्यु है वो 2 फरवरी 1941 को हो जाती है। ये तो था इनके जन्म और मृत्यु के विषय में। फिर बात आती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इंटरमीडिएट, कहने का मतलब 12वीं तक ही पढ़े हुए थे। तो क्यों नहीं पढ़ पाए उसका भी कारण था। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही इंटरमीडिएट पास किया तो उसके बाद वो गणित में अत्यंत कमजोर थे। गणित विषय उनको नहीं के बराबर आता था और गणित में रुचि नहीं होने के कारण उनको बीच में ही अपने अध्ययन को छोड़ना पड़ा और अध्ययन छोड़ करके नौकरी करने लगे। नौकरी भी सरकारी नौकरी की और सरकारी नौकरी में भी कुछ ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाए और उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। फिर क्या किया इन्होंने, हिंदी के 2 महान कवि केदारनाथ और प्रेम घन के संपर्क में आ गए और उनके संपर्क में आकर के इन्होंने साहित्य रचना करना शुरू कर दिया, साहित्य लिखना शुरू कर दिया। तो इनके साहित्यिक गुरु अगर पूछे जाएं तो केदारनाथ और प्रेम घन को माना जाता है। और उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक भाषाओं में काव्य रचना की। हिंदी के ही नहीं, उर्दू में इन्होंने लिखा, बंगाली में इसने लिखा, अरबी में लिखा और फिर हिंदी में भी इन्होंने लिखा। तो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। अंग्रेजी में भी इन्होंने काव्य लिखा है। तो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है वो इनको हिंदी में ही प्राप्त हुई। तो इसलिए इसको हिंदी का एक युग प्रणेता के रूप में जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अलग ही हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर झांक करके देखते हैं तो एक अलग ही युग के रूप में रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। ये तो था इसका शाब्दिक। अब देखिए, किताब के अनुसार इसका परिचय क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 दिया हुआ है, यहाँ क्या है 1884। कब? 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। अगर प्रबंध काव्य की बात की जाए, निबंध शैली की अगर बात की जाए, तो निबंध में सबसे अगर महत्वपूर्ण किसी का स्थान है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही। निबंध साहित्य की जब जब बात की जाएगी तो रामचंद्र शुक्ल को सबसे पहले याद किया जाएगा। उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है। तो एक किताब का नाम आ गया क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये कैसी है? गद्यात्मक है, गद्य शैली में लिखी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब भी याद किया जाएगा तब उसको एक युग प्रवर्तक के रूप में ही याद किया जाता है। हिंदी साहित्य में एक युग के रूप में रामचंद्र शुक्ल को याद किया जाता है। और ऐसा माना जाता है रामचंद्र शुक्ल युग और रामचंद्र शुक्लोत्तर युग, कि रामचंद्र का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्वयं का युग और उसके बाद उसके अनुयायियों का युग, इस प्रकार 2 युगों में इसको बांटा जाता है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर, गीत सागर, जायसी, ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। तो हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कवियों का उल्लेख कीजिए या कवि परिचय के रूप में उसका वर्णन कीजिए तो उसका जन्म मृत्यु आ जाएगा, उनकी रचनाओं के नाम आ जाएंगे।
साहित्यिक विषय में उसका उल्लेख करना हो तो भी यही लिखा जाएगा, उनकी रचनाओं के नाम लिखे जाएंगे। तो आगे देखिए, हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा। कि हिंदी में नए नए सिद्धांतों का, नए नियम निर्माण करने की अगर प्रेरणा की बात की जाएगी तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान है, वो हिंदी साहित्य कभी भी नहीं भुला सकता। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे, कि वो अपने विषय में समाज में फैली हुई भ्रांतियों पर आलोचना करने से कभी नहीं चूकते थे। भाई हर विषय में वो व्यंग्य करने की शक्ति, आलोचना करने की शक्ति उनकी अप्रतिम थी, जिसकी कोई प्रतिभा का सानी नहीं हो सकता। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी से उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादिमिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपती रहे। उनको मैंने क्या बताया था कि हिंदी साहित्य में अगर निबंध शैली की बात की जाएगी, निबंध की अगर बात की जाएगी, तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल का ही नाम लिया जाएगा। और उनके निबंध है वो अनेक पत्रिकाओं में छपते रहते थे। उस समय प्रकाशित होने वाले अखबार थे, उनमें उनके निबंध आते रहते थे, और आज़ादी के उस संघर्ष में एक नई प्रेरणा का स्रोत बन करके उभरे थे। और कौन सी पत्रिकाएं थी? सरस्वती और आनंद कादम्बिनी पत्रिका में उनके निबंध आते रहते थे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुए। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक इनाम प्राप्त हुआ था। अब देखिए, इसका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो चिंतामणि है, और वो भी कितने भाग हैं? 2 भागों में है। जितनी प्रसिद्धि इनको चिंतामणि से मिली, उतनी अन्य किसी भी ग्रंथ से नहीं मिली। और आज भी चिंतामणि को बहुत ही सार के रूप में पढ़ा जाता है। अगर जीवन में आपको भी अगर अवसर मिले तो इसके भाग हैं, 2 किताबों के रूप में आते हैं, उनको ला करके आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। बहुत ही सार स्वरूप ग्रंथ हैं। हर शब्द में, हर शब्द को, जीवन के हर शब्द में रहस्य के वो बताया गया है कि जीवन में कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे जीवन में आगे प्रेरित होकर के बढ़ना चाहिए। हर शब्द के माध्यम से वो बताने का प्रयास किया गया है। फिर इनकी रचनाओं के नाम, सबसे पहले उत्साह है, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। ये इनके निबंध हैं। इन निबंधों में सभी बातों को एक साथ समावेशित करके प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया है, कि उनके मन में कैसी बुद्धि थी, कैसे उनके मन में विचार थे। उन मन विचारों और अपने भावों का समन्वय है वो इन निबंधों के माध्यम से देखने को मिलता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक के विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। कि मन है वो भ्रम में रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। अगर व्यक्ति अत्यंत आनंद में जीवन व्यतीत करता रहे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर व्यक्ति जीवन में दुख ही दुख झेलता रहे तो वो भी उत्साहित होकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सांसारिक जीवन से ही मोह भंग हो जाएगा। इसलिए सुख और दुख हैं वो दोनों जीवन के ही पहलू हैं। सुख आता है तो कुछ सिखा करके जाता है, दुख अगर आता है तो वो भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो आपको ये लेखक परिचय है वो अपनी कॉपी में लिखना है। परीक्षा में बहुत बार इससे प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय या काव्यगत परिचय देना हो तो इससे ही संबंधित होता है। इसलिए इसको आपको अपनी कॉपी में क्या करना है? लिखना है।